हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 फरवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज संडे एडिशन है, स्पेशल है। द हिंदू में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई इज फिस्कल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द मेजर्स विच कुड बी टेकन टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड एंश्योर फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और मेजर्स के बारे में भी बात करेंगे जो इंश्योर करते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन होगा ही होगा। उसके अलावा डेटा पे भी बात करेंगे। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। बहुत अच्छे से आपको सुनना है और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई आर नेशंस रिवाइजिंग रूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो कनाडा गवर्नमेंट है उनकी नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से अब अब्रॉड में स्टडी करना स्पेशली कनाडा में थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ठीक, तो इसके रीजंस के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाएगी। मेंस में आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट तो करिए ही करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी PDF डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक आपको नीचे भी दी हुई है। आप मोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए UPSC के लिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज से आपको एक ही जगह टेलीग्राम में सारी चीज़ें मिल जाएगी। PYQs भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई इज फिस्कल कंसोलिडेशन सो इम्पॉर्टेंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में 2 साल लगातार 2018 और 19 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट किया गया था फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो फिस्कल कंसोलिडेशन इंश्योर करते हैं, इस पे क्वेश्चन UPSC प्री में आ चुका है। एक बार जाके ज़रूर चेक करिएगा। आज जब आर्टिकल कंप्लीट होगा तो 100% वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, फिस्कल कंसोलिडेशन होता क्या है उस पर बात करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो मेजर्स हैं जो सरकार ले सकती है टू एंश्योर फिस्कल कंसोलिडेशन एंड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। ठीक, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। वो है एक्सप्लेन द मेजर विच कैन बी टेकन टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन इंश्योर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन होता क्या है और मेजर्स की बात करेंगे। फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज़ में क्यों है चर्चा करेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। फिस्कल डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कवर की जाएगी। शुरू करते हैं। पहले तो आया क्यों है ये समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। इस बार के जो बजट है उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन टारगेट जो सरकार ने किया है इस साल के बजट के बाद वो कितना है 2024-25 के लिए 5.1% ऑफ GDP। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट GDP के टर्म्स में परसेंटेज में एस्टिमेट किया जाता है और 5.1% ऑफ GDP के आसपास फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है 2024-25 में। ऐसा जो है अनुमान लगाया है सरकार ने। ठीक, अगर अभी की बात करें हम 23-24 की, तो 23-24 में जो फिस्कल डेफिसिट है रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से, रिवाइज एस्टिमेट मतलब ईयर ख़त्म होने के बाद जो फिस्कल डेफिसिट सरकार का है एक्चुअल में वो कितना है 5.8%। और 5.1% क्या है, बजट एस्टिमेट है या फिर एडवांस एस्टिमेट है। मतलब इतना होना चाहिए। किस हिसाब से बताया है कि कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे और कितना रेवेन्यू आएगा। जो एडवांस एस्टिमेट है वो उस हिसाब से हमने ये एस्टिमेट किया कि 5.1% के आसपास जो बजट इस बार का फिस्कल डेफिसिट है इस साल का वो रहेगा अंत में साल के। अभी है 5.8, इतना हम टारगेट कर रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से 5.3 to 5.4% के आसपास फिस्कल डेफिसिट एंड ऑफ द ईयर में हो सकता है। सरकार जो है टारगेट कर रही है 4.5% ऑफ GDP बाय 2025-26। ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट है अपना 25-26 के अंत तक। मतलब फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करना है। पहले 5.1% तक पहुंचाएंगे और उसके बाद पर 4.5% से कम लेके आएंगे। 2021-22 में 9% के आसपास पहुंच गया था। FRBM एक्ट के बारे में हम जानते होंगे, तो उस एक्ट के अनुसार जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो कितना परसेंट है,
3% और अभी कितना हो चुका है 9%। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंक्लूड नहीं है, केवल केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए, लेकिन वो कितना हो चुका है 9% के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव समझेंगे तो पता चलेगा कि फिस्कल डेफिसिट के नुकसान क्या हो रहे हैं सरकार को। उससे पहले फिस्कल डेफिसिट समझ लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। जितना भी सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है माइनस जितना भी हमें रेवेन्यू आ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा। जनरली एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, इसलिए इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसे क्या कहा जाएगा, फिस्कल सरप्लस कहा जाएगा। फिस्कल सरप्लस बहुत कम देखने को मिलता है, हमेशा गवर्नमेंट जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं और रेवेन्यू जनरली कम ही होता है। उसका पर्पस की भी बात करेंगे, क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। पहले बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। टोटल एक्सपेंडिचर में हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल जो सरकार सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही हैं कई सारी, है ना, जैसे पीएम किसान डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम लोग सरकार जो है कैपेक्स बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन में जो खर्चा कर रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के हमारा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो टोटल रेवेन्यू क्या क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स, जितनी भी हमारी रिसीट्स आ रही है रेवेन्यू में, जैसे कि टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। नॉन टैक्स भी रिसीट्स होती हैं, फाइन्स होते हैं, ये सब नॉन टैक्स रिसीट्स होगी, तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। प्लस कुछ रिकवरी ऑफ लोन होगी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन दिया है ना, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, रिकवरी होगी, उसको भी हम यहाँ पर रेवेन्यू में ऐड करेंगे। प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, वो सारी रिसीट्स कैपिटल की, है ना, कैपिटल अकाउंट में वो सारा पैसा जो आ रहा है, जो कि किसी लोन का हिस्सा नहीं है, जो लोन वाला पैसा है उसको अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कैपिटल रिसीट्स में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पीएसयू का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो हमें कुछ ना कुछ सरकार को पैसा दे रहा है और वो कैपिटल अकाउंट में आता है, तो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। उसमें कोई लोन नहीं बढ़ रहा है सरकार का, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, डेट नहीं बढ़ रहा है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार कोई बोरोइंग कर रही है तो वो भी कैपिटल रिसीट्स में ही आता है, लेकिन उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट लोन टेकन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट को, तो अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो जो आएगा वो फिस्कल डेफिसिट, ये बोरोइंग के बराबर होगा क्या, ऑब्वियसली बोरोइंग के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेवेन्यू जितना आया, ठीक है, 100 रुपये एक्सपेंडिचर है, 70 रुपये आपका रेवेन्यू है, क्या हुआ 30 रुपये। तो 30 रुपये बाहर से लोन लोगे कि नहीं लोगे, तभी तो एक्सपेंडिचर करोगे, बिना लोन लिए तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर होगा। तो 30 रुपये क्या आपकी हो जाएगी टोटल बोरोइंग। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर होता है। जितनी भी हमारी बोरोइंग होती है, अगर वो भी दे दिया जाए तो वो हमारी क्या होगी, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। होपफुली ये आपको एटलीस्ट कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ इसको नेशनल डेट पब्लिक डेट से कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल डेट क्या होता है, नेशनल डेट वो होता है जो सरकार की लाइबिलिटी होती है किसी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो गवर्नमेंट को जितने भी लैंडर से उन्होंने पैसे लिए हैं उनको वापस करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो अमाउंट ऑफ मनी है उसको हम बोलते हैं नेशनल डेट। ठीक, तो प्लीज़ इसको फिस्कल डेफिसिट से कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट जनरली एक्सप्रेस्ड कैसे होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ अ कंट्री जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो एब्सोलूट नंबर ज़रूर बढ़ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर फिस्कल डेफिसिट देखेंगे तो कम होगा। मान लीजिए इंडिया का जब जीडीपी बहुत कम थी, है ना, 1 ट्रिलियन की जीडीपी थी, तो उस समय अगर थोड़ा सा भी हम क्या लें, कर्जा लें बाहर से, फिस्कल डेफिसिट परसेंट ऑफ जीडीपी बहुत बढ़ जाता था। अब अभी हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की हो गई है, तो उतना ही हम लेंगे तो 1/3% कम हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको आइडिया लग गया होगा। अब बेसिकली ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये बताता क्या है, अगर फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए बहुत हाई होगा तो फिर गवर्नमेंट की एबिलिटी टू पे है
टू रिटर्न दिस अमाउंट वो क्या होगी, कम हो जाएगी। सरकार की डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो हो सकता है कि आप कर्जा चुका ना पाएँ, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है वो सारी चीज़ों से ज़रूर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन अगर आपका कर्जा बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए तो फिर ऐसी एक स्टेज आएगी कि हो सकता है कि आप वो कर्जा चुका ना पाएँ। तो एबिलिटी टू रीपे हम लोग फिस्कल डेफिसिट से एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डज गवर्नमेंट फंड इट्स फिस्कल डेफिसिट। किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को सरकार क्या करती है, फंड करती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपके दिमाग में तो आता ही होगा हमेशा कि सरकार सीधे सीधे क्या करे, प्रिंट कर लेना यार पैसा, प्रिंटिंग करे मनी की, और जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है इस पैसे से वो एक्स्ट्रा खर्चा कर ले। फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये 1997 तक के सरकार इसी तरीके से जितना भी बजट डेफिसिट होता था उसको फंड किया करती थी। 1997 के बाद से ये चीज़ें बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है यार, अगर फ्रेश मनी आप मार्केट में डालोगे तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगी, आपके गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो बढ़ाएगी, और आपको जो बेनिफिट मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल पाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ हिडन टैक्स। इन्फ्लेशन क्या है, काइंड ऑफ हिडन टैक्स होता है जो आपको समझ में तो नहीं आता है, लेकिन आपकी जो रियल इनकम है उसको कम कर देता है। मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपये में आप 10 किलो चावल और 5 किलो आटा खरीद रहे थे, इतनी आपकी इनकम थी। आपकी सडनली सरकार ने फ्रेश मनी आपको प्रिंट करके दे दी मार्केट में, आपकी इनकम बढ़ गई, 200 रुपये हो गई, और जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए ज़्यादा मनी प्रिंट करने से, और वो कितना हो गया, डबल हो गए। तो अब आप 200 रुपये में कितना ले पा रहे हैं, 10 किलो चावल और 5 किलो आटा। तो कुछ फ़र्क पड़ा क्या इनकम के बढ़ने से, नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गए। तो आपकी जो रियल इनकम है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सरकार आपको पैसा तो दे रही है, लेकिन है ना आपका कट रहा है यहाँ पर देखा जाए तो। ये एक तरीके से हिडन टैक्स सरकार जो है लगा रही है इन्फ्लेशन के रूप में। ठीक, तो प्रिंटिंग फ्रेश मनी का जो ऑप्शन था जब इकॉनमी छोटी थी तब तक चल गया, क्लोज्ड इकॉनमी थी तब तक चल गया, लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद सरकार को ये वाला जो ऑप्शन है ना उसे बंद करना पड़ा। दूसरा तरीका क्या है, बॉन्ड मार्केट में पैसा उठा करके, या तो सरकार इंटरनली इंडिया के अंदर से पैसा लोन ले सकती है, या फिर क्या कर सकती है, बाहर से लोन ले सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर के बैंक से भी तो लोन लिया जा सकता है और इंडिया के बैंक से लोन लिया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया के जो लोग हैं उनसे भी लोन ले सकते हैं। उनसे किस तरीके से लोन लिया जा सकता है, बॉन्ड के थ्रू लोन लिया जा सकता है। तो सरकार ये सारे काम करती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बहुत कम होती है, मेजॉरिटी देखें 80% के आसपास जो बोरोइंग होती है वो इंटरनली ही की जाती है, जो बैंक्स होते हैं उनसे की जाती है। जो एसएलआर है, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, इसके थ्रू जो है बैंक से सरकार क्या करती है, लोन लिया करती है, अपने बॉन्ड इनको बेचा करती है। इसके अलावा आरबीआई सरकार के जो बॉन्ड होते हैं वो रिटेल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में भी फ्लोट करते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी फ्लोट किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट यार मतलब जहाँ पर आम लोग, रिटेलर्स, हम और आप बॉन्ड खरीदते और बेचते हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बॉन्ड खरीदती और बेचती हैं। और सेकेंडरी मार्केट में हम आप लोग, इंडिविजुअल लोग क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते बेचते हैं। तो सरकार क्या करती है, बॉन्ड फ्लोट करेगी और आप लोगों को बोलेगी कि आप 100 रुपये का बॉन्ड लो, आपको 5 साल बाद 110 रुपये दिए जाएंगे, और 5 साल के लिए वो कर्जे में पैसा ले लेती है। इस तरीके से अपनी फंडिंग करती है वो फिस्कल डेफिसिट की। इसमें आरबीआई का रोल भी है क्या, बिल्कुल है। आरबीआई का रोल इनडायरेक्टली हो गया है। कैसे इनडायरेक्टली हो गया है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदना और बेचने का काम करती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या करेंगे, मान लीजिए आप लोगों से आरबीआई ने पूरा का पूरा बॉन्ड क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक, आप लोगों से पूरे बॉन्ड खरीद लिए, तो आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आएगा, प्रिंटिंग करके आएगा। तो ये फ्रेश मनी प्रिंट करके क्या करते हैं, आप लोगों से बॉन्ड खरीद लेते, तो इनडायरेक्टली अभी चीज़ें हो रही है। पहले डायरेक्टली हुआ करती थी, अब इनडायरेक्टली हो गई है। लेकिन ये जो फ्रेश मनी प्रिंट है अब वो बहुत कम किया जाता है, कभी कभी होता है, जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी होते हैं, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग का रोल कहीं ना कहीं होता ही है फ्रेश मनी का। आरबीआई यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करते हैं
जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसे रिस्क फ्री कंसीडर किया जाता है ऑब्वियसली यार। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आरबीआई पैसा छापेगी और आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, जितने भी लैंडर्स हैं उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा। लैंडर मतलब समझता है ना, जो कर्जा देते हैं। बोरोवर मतलब क्या होता है, जो कर्जा लेते हैं। यहाँ पर बोरोवर कौन है, गवर्नमेंट है। लैंडर कौन है, अपन है। अगर बॉन्ड हम खरीद रहे हैं तो हम लोग लैंडर होंगे, बैंक होंगे वो लैंडर्स होंगे अगर वो बॉन्ड खरीद रहे हैं तो, ठीक है। तो जो भी बॉन्ड खरीदेगा वो लैंडर कहलाएगा। होपफुली ये लैंडर और बोरोवर का अंतर आपको पता होगा, ठीक। तो इस वर्स्ट के सिनेरियो में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी होते हैं, ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस साल अगर हम बात करें सरकार कितना लेने का कर्जा प्लान कर रही है, 14.13 लाख करोड़ का कर्जा सरकार लेने वाली है मार्केट से। पिछले साल से कम है लेकिन स्टिल इस साल जो है इतना बोरो करने का प्लान है। जो फिस्कल डेफिसिट है इसको इसी तरीके से कवर किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट फंड तो कर लेती है लेकिन उसके साथ इशू क्या में आता है, जो बॉन्ड मार्केट होता है उसमें आता है। जो इंटरेस्ट रेट उसे पे करना है वो कितना करना है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मान लीजिए सरकार ने 2% इंटरेस्ट रेट में अगर लोन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10% में अगर लोन लिया है तो दिक्कत हो सकती है। जब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड प्राइस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड होते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला 90 रुपये का और बोला जब भी आप वापस लाओगे 1 साल बाद तो आपको 100 रुपये देंगे। अब बॉन्ड मार्केट में जैसे ही जाते हैं लोग खरीदना बेचना चालू करते हैं तो इसकी डिमांड और सप्लाई बढ़ती है, ठीक। सप्लाई आ गई और लोगों ने खरीदना बेचना चालू किया तो जो बॉन्ड प्राइसेस, अगर डिमांड बहुत होगी तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। 91 होंगे, 92 होंगे, 93 होंगे, 94। और जब भी इसे 1 साल बाद बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 100 रुपये। हो सकता है 98 तक के लोग जो है इसे खरीद लें। तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, जब भी बढ़ेंगे तो आपको जो मिलने वाला पैसा है, पहले 90 रुपये का था तो कितना मिल रहा था, 10 रुपये। ये इसकी क्या हो गई, यील्ड। जब 91 का हुआ तो कितना हो गया, 100 रुपये मिलने, और 100 रुपये में जब बेचेंगे मिलेंगे तब तो 9 रुपये मिले। तो यील्ड क्या हो रही है, जैसे जैसे बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यील्ड कम हो रही है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम हो रहा है। तो अगर बॉन्ड की डिमांड नहीं होती है इस सिनेरियो में सरकार का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई हो जाता है ना। बॉन्ड की डिमांड बहुत अगर कम है तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे और इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट बहुत चुकाना पड़ेगा तो सरकार को बहुत महंगे लोन मिलेंगे और बहुत कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। और यही अभी सिचुएशन पूरी दुनिया में देखने के लिए मिल रही है। यूएस में भी जो फेड रिजर्व है वहाँ पर भी देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए क्योंकि बॉन्ड की इतनी डिमांड अब वहाँ पर रही नहीं है, और जिससे जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत कॉस्टली हो गया। इसलिए सारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाह रही है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, किसके, फिस्कल डेफिसिट के। यार सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी, और कई सारी ऐसी स्कीम है, फॉर एग्जांपल मनरेगा, पीएम किसान, जिससे आप गरीब लोगों का कल्याण कर रहे हो, और इसको फंड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा बोरो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सरकार जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को भी फंड कर सकती है बोरो करके। एग्जाम्पल के तौर पे पीएम गति शक्ति, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है यार, है ना। जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। बुलेट ट्रेन हो गया, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसे भी फंड किया जा सकता है। मनरेगा के थ्रू सरकार क्या कर रही है, जॉब क्रिएशन कर रही है, और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल रोड बन रही है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उससे भी जॉब क्रिएशन होगी। जैसे कि बुलेट ट्रेन है ना, डेवलप करने में बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा। तो सरकार जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है उससे जो एक्सपेंडिचर करती है, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जॉब क्रिएशन भी होने वाली है। और इसके अलावा एक क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। क्राउडिंग इन इफेक्ट को समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत जाती है समझने में। जब क्राउडिंग इन क्या होता है, जब सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है इकॉनमी में तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है उनकी डिमांड बढ़ने लगती है और वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मार्केट में क्राउड इन करने लगते हैं, अंदर आना शुरू कर देते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, डिमांड बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। कैसे होता है ये, मान लीजिए सरकार ने
मनरेगा से रोड बनाना शुरू की। जब सरकार रोड बनाएगी तो उसको मटेरियल लगेगा, सीमेंट लगेगा, लोगों को जॉब भी देगी सरकार, तो इनकी इनकम बढ़ेगी। इनकी इनकम बढ़ेगी तो ये ऑयल है ना, कंगा और ये बेसिक चीज़ें खरीदेंगे, तो ऑयल कंगा की डिमांड बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कंगे वाली जो इंडस्ट्री होगी उसका सडनली प्रोडक्शन बढ़ा तो उसको नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी तो वो प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी। इनपुट बढ़ाओगे तभी तो आउटपुट बढ़ेंगे। तो क्या होगा, नए लोगों को इनकम मिलेगी, इनको जब इनकम मिलेगी तो ये भी कुछ ना कुछ खरीदेंगे, उससे दूसरी इंडस्ट्री। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है और क्राउडिंग इन जो प्राइवेट सेक्टर है उनका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है, वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और है, जब मनरेगा के थ्रू रोड बनाई गई, ठीक, तो मान लीजिए आपकी सिटी है और उसके आसपास को हमने कनेक्ट करने के लिए जितना रूरल एरिया था उससे रोड बना दी। क्या होगा कि रूरल एरिया के जो ज़मीन की कॉस्ट है वो बड़ी कम होती है, और जब भी कोई प्लांट और फैक्ट्री लगाना है तो कैपिटल कॉस्ट कम करना चाहते हैं हम, ज़मीन सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रोड नहीं होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। मान लो मैंने यहाँ पर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, बनाए, मैंने कोई भी एक आइटम बनाया, मसाला बनाया, ठीक है, एमडीएच का मसाले की फैक्ट्री मुझे यहाँ लगानी है, लेकिन यहाँ से मसाला निकल के शहर तक पहुँचने के लिए रोड तो होना चाहिए ना, तभी तो मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकता हूँ। तो सस्ती ज़मीन मिल रही है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, यहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता फैक्ट्री। जैसे ही सरकार ने रोड बनाई अब यहाँ पर फैक्ट्री लग सकती है, तो इसको बोलते हैं क्राउड इन। प्राइवेट सेक्टर फटाक से कूद पड़ेगा और अपनी फैक्ट्री बनाना चालू कर देगा। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई और पब्लिक सेक्टर भी मैदान में आ गया, कूद गया, इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी होते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया, क्योंकि प्रिंटिंग फ्रेश मनी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। दूसरा क्या है, डेट बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, डेट बर्डन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोन बढ़ जाता है और इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा जाता है। इस बार 11 लाख करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है सरकार को। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट भी होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। अभी क्राउडिंग इन पढ़े थे, अब क्राउडिंग आउट पढ़ते हैं। क्या होता है, मान लीजिए पूरी इकॉनमी में 100 रुपये और सरकार ने 80 रुपये जो है क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब कितना बचा, केवल 20। तो बैंक के पास सिर्फ 20 रुपये बचा है, तो वो लोन कैसे देगा, उसके पास कम मनी है, मनी की डिमांड ज़्यादा है, तो वो ब्याज क्या चाहेगा, जो ज़्यादा देगा उसको ब्याज मिलेगा। क्या होगी यहाँ पर, ऑक्शनिंग। जब 20 ही रुपये बचा है तो एक प्राइवेट सेक्टर वाला बोलेगा मुझे दे दो, दूसरा बोलेगा मुझे दे दो, तीसरा बोलेगा मुझे दे दो, तो ये ऐसे में बोली लगाएंगे, ये बोलेगा 5% दे रहा हूँ, ये बोलेगा 6%, 7%, 8%। चूँकि मनी कम है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट 5% इंटरेस्ट रेट में प्रॉफिटेबल था वो 10% में नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगेंगे, क्योंकि उनको जो सस्ती कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नहीं मिल रही है, जो प्रोजेक्ट में उनको प्रॉफिट होना था वो नहीं हो रहा है, तो वो क्यों करेंगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर चला जाता है। जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उतना ही इन्वेस्टमेंट बाहर निकल जाता है, क्राउडिंग इन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, पुअर क्रेडिट रेटिंग। जब सरकार का डेट बर्डन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि सरकार जो है पैसा देगी कि नहीं, तो बाहर से जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो अपना पैसा लेके भागने लगते हैं और क्रेडिट रेटिंग भी उससे बिगड़ती है। अगर क्रेडिट रेटिंग अगर इंडिया की कम होगी तो बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, उनको लगेगा कि भाई ये हमारा पैसा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। जब भी पैसा लेके भागते हैं, हॉट मनी लेके भागते हैं, तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है ना, टेपर टेंट्रम जैसे इश्यूज आने लगते हैं। डेप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, इंडिया की पूरी जो मनी है वो बाहर जाएगा। डेप्रिसिएशन से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। डेप्रिसिएशन होने लगेगा तो इंडिया का जो कर्ज है, फिस्कल डेफिसिट और बढ़ने लगेगा, इंडिया को और जो है लोन देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है बीओपी प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ डेफिसिट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1991 में भी हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। 1991 में भी इंडिया कर्जा नहीं चुका पा रही थी, बाहर का जो पैसा ली थी वो लोन नहीं चुका पा रही थी, तो ज़्यादा लोन लेने से बीओपी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको हमें डील करने के लिए सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है। फिस्कल कंसोलिडेशन होता क्या है, अब वो समझते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन इज सेट ऑफ पॉलिसी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सो एज टू रिड्यूस गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट एक्यूमुलेशन। वो सारी पॉलिसीज़ जिससे फिस्कल डेफिसिट कम हो, जितना हमने कर्जा लिया है वो कम होने लगे, उन पॉलिसीज़ को या फिर उन स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। ये आपको याद करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। यार सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है,
रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते क्योंकि उससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे हमें रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। फिस्कल डेफिसिट तब तक अच्छा है जब तक कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट खराब है अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। अगर हमने सब्सिडीज़ कम नहीं की तो हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी होना चाहिए। अगर हम सब्सिडी टारगेट कर देंगे, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको देंगे, तो एक्स्ट्रा जो लीकेजेस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, हमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें फिस्कल डेफिसिट क्या हो सके, कम हो सके, हमें कर्जा कम लेना पड़े। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें या तो बेस बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड करो, किसमें, इनकम टैक्स के अंदर, है ना। सब में 2%, 5%, 6% जो है क्या लगाओ, इनकम टैक्स। इसको बोलते हैं बेस बढ़ाना। या तो आप टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाने का यार नुकसान होता है। टैक्स बढ़ाने से क्या नुकसान होगा, ग्रोथ एक्टिविटी कम होगी। ज़्यादा टैक्स लोगे तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जाएगा। नेक्स्ट होता है इंक्रीज बॉयंसी। अब ग्रोथ बढ़ाओ, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स के अंदर नहीं थे वो टैक्स देने लगेंगे, वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ये 3 तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, पीएसयू को भी हम प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। जो सी पीएसयू है उसे सबको बंद करो और डिसइन्वेस्टमेंट करो, इससे भी सरकार पैसा कमा सकती है, अपना फिस्कल डेफिसिट को क्या कर सकती है, फंड कर सकती है। ये सारे तरीके हो जाएंगे हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन के मेजर्स हो जाएंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट से इंटर जनरेशनल इक्विटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। अगर सरकार अभी की जनरेशन से पैसा ले रही है तो इसको फंड करने के लिए उन्हें फ्यूचर में टैक्स लगाना पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन से। तो जितना भी अभी सुख भोग रहे हैं अपन, जो सरकार डेवलपमेंट हमारे लिए कर रही है, उससे आने वाली जनरेशन को बर्डन बढ़ेगा। उसको बोलते हैं इंटर जनरेशन इक्विटी बर्डन। ये एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए कभी आ जाए तो, ठीक। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, पूरा मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाई आर नेशंस रिवाइजिंग रूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, IR के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। जस्ट आपको न्यूज़ पता होना चाहिए, आप मेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। प्री में उतना चांसेस नहीं है आपको पूछा जाएगा इतनी डिटेल्स, लेकिन मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेटिंग अब्रॉड स्पेशली द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज सेट टू बिकम हार्डर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो विदेश जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, फॉर एग्जांपल कनाडा, UK, यहाँ पर जाना अब और मुश्किल हो गया है क्योंकि रूल्स बहुत कठिन कर दिए गए हैं। UK के बारे में हमने बात की थी कि UK में अब स्पाउस को ले जाना परमिट नहीं है, पेरेंट्स को ले जाना परमिट नहीं है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की गई थी। अभी जो है कनाडा की नई रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, उन्होंने अपनी नई गाइडलाइंस जो है रिलीज़ किए हैं, किन के लिए, फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ने आते हैं। और अपना जो कोटा है, जो हर साल फॉरेन स्टूडेंट्स को लेने का है, उसको भी उन्होंने कम किया है। पिछले साल 4 लाख के आसपास उनका कोटा था, इस साल 3.6 लाख जो है बच्चों का कोटा है जो वो अपने यहाँ ले रहे हैं पढ़ने के लिए। रीज़न क्या है यार, एक तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है कनाडा के वो भी थोड़े गड़बड़ा गए हैं, है ना। लास्ट ईयर हमने देखा था, तो उसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि जो रूल्स हैं थोड़ा टाइटन कर दिया हो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग कहाँ पर आ रहे हैं, कनाडा में आ रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर आते हैं, रहने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, उसके बाद सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो माइग्रेशन का इशू है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि जॉब उनको नहीं मिल रही, बाहर वालों को मिल रही है। UK का केस है ये, ठीक है। जो माइग्रेशन हो रहा है वो उसके कारण लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और उसके कारण ही एग्ज़िट हुआ था, ब्रिटेन का एग्ज़िट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, ठीक। तो यहाँ पर UK में ये सारी इनसिक्योरिटी, जीनोफोबिक टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। इन्हीं के कारण ये रूल्स को टाइटन किया गया है। क्या किया गया है कनाडा गवर्नमेंट के ने रिसेंटली, उन्होंने गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, डबल कर दिया है, 100% बढ़ा दिया है। तो ये गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है क्या, ठीक। इट इज़ अ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट कैनेडियन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी सेल। जब भी आप जाओगे, है ना, बाहर पढ़ने के लिए, तो आपको एक बॉन्ड टाइप से ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड, GIC, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, और आपको
लगभग 6 लाख का ये बॉन्ड खरीदना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि आपके पास पैसा है वहाँ पर पढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। जब तक आप अकाउंट में पैसा नहीं दिखाओगे, ये बॉन्ड नहीं खरीदोगे, तब तक कि आपको कनाडा में एंट्री ना मिलने वाली। ठीक है, जो फिर आपको डंकी रूट से जाना पड़ता है ना। हमने डंकी रूट की भी बात की थी। अगर आपको अच्छे से जाना है, आईलेट्स दे के जाना है, तो आपको ये पैसा दिखाना पड़ेगा। 6 लाख रुपए के आसपास दिखाना ज़रूरी है। अब जीआईसी जो पहले 6 लाख रुपए अमाउंट हुआ करता था, इसको 100% बढ़ा के 12.7 लाख कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, है ना, अब औकात से बाहर हो गई ये चीज़ें, बाहर पढ़ना इतना उसे इनिशियली पे करना पड़ रहा है, तो अपफ्रंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग फॉरेन में, कनाडा में जाएंगे ही नहीं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं दूसरी कंट्री उन्हें जाना पड़ेगा अगर उन्हें अब्रॉड में पढ़ना है तो, फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसी तरीके से यूके ने क्या किया था, अपनी जो फैमिली है आप लोग उनको लेकर यूके नहीं जा सकते, है ना। तो जो भी आपके साथ वाले होंगे, डिपेंडेंट होंगे, उनको आप साथ में लेके नहीं जाएंगे। इस तरीके के रूल्स लेकर उन लोग यूके वाले आए थे। ठीक, इसके अलावा जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ने भी जो जीआईसी अमाउंट है उसको 10% बढ़ा दिया। तो जर्मन का अगर वीज़ा है तो आपको लगभग 10 लाख रुपए का जीआईसी बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या किया गया है, जो स्पाउस है कनाडा में काम कर सकती थी, है ना, तो उन्हें वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें वर्क करने का जो राइट था वो ले लिया गया है। मतलब वो काम कर सकते थे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, तो पहले वो काम कर सकती थी कनाडा में और आप पढ़ाई कर सकते थे। अब इनको जो काम करने का दिया हुआ था रूल्स रेगुलेशन में, वो सारी चीज़ें भी हटा ली गई है कनाडा गवर्नमेंट ने नई रूल्स और गाइडलाइंस में। इससे ऑब्वियसली क्या होगा, जो बच्चे वहाँ पर जाके जो 6 लाख या 12 लाख रुपए का कर्जा ले लेते थे और वहाँ पर जाके काम करके अपना खाना पीना और चलाना, घर चलाना चला करता था, स्पाउस भी काम कर लिया करती थी, और फिर वहीं पर सिटीजनशिप लेकर के अपना जीवन वहीं बसाने लगते थे। ठीक है, कई लीगली रहते थे, कई लीगली भी रह रहे थे। तो ऐसे केसेस में जो सिर्फ डिप्लोमा के नाम पे दूसरी कंट्री में या सिटीजनशिप ले रहे थे कनाडा में, उनको रोकने के लिए ये सारी स्टेप्स की जा रही है ना। वहाँ पर लोकल जॉब्स भी इन सारे लोगों के कारण जा रही है, तो लोगों को, जो लोकल के लोग हैं, उन्हें खतरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें कनाडा गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, तो बस यही आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया। जब भी आपको कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन आता है तो आप उसमें ये चीज़ें डाल सकते हैं। अभी रिसेंटली फ्रांस के बारे में आया था कि फ्रांस में जो है इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कई सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं। फ्रांस गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के लोग वहाँ जाएं, तो अब कृपया करके कनाडा का छोड़ें और फ्रांस की तरफ आगे बढ़ें। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।